हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो भी मुझे टॉपिक लगते हैं आपके लिए टफ हैं तो हम उन्हें भी डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो अराउंड 20 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो अजय लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड 2 मेन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन। एक कंपनी है अजय लिमिटेड, वहाँ पे 2 मेन डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड आर डिफाइंड। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट है, एक वन और एक दूसरा डॉक्यूमेंट। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है उसमें क्या हो रहा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, राइट। एंड इन द सेकंड डॉक्यूमेंट रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। तो ये 2 आपके मेन कीवर्ड आ गए। पहला हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, दूसरे वाले में इंटरनल मैनेजमेंट की कंपनी का अंदर का जो काम सारा चल रहा है वो कैसे किया जाएगा ऑफ द कंपनी आर एक्सप्लेन्ड। दीज रूल्स इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने पहले वाले डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसमें लिखा है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का वो कैसे चलेगा, ठीक है। प्लस इसमें ये भी लिखा है कि जो हमने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे इनको कैसे अचीव करना है, वो भी आपके सेकंड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है नेम द सेकंड डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का नाम पूछ रहे हैं। तो आपको पता है 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा MOA एंड सेकंड इज AOA। MOA इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको दोनों दिए हुए हैं, बट योर करेक्ट आंसर विल बी B, विच इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जबकि जो MOA होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता है। और आपको पता है इसमें हमारे क्लॉजेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ये सारे क्लॉजेज होते हैं MOA के अंदर आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आता है हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, एक टीम होती है सर, ऐसे कंपनी जब भी चलती है तो उसमें सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल और होता है लोअर लेवल। जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उसमें आ जाता है चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ के ये लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, इनको अपॉइंट कौन करता है। फाइन, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं या डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को उधार देते हैं, तो वो जो उधार दे रहे हैं उन क्या वो हमें अपॉइंट करते हैं माया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, या शेयर होल्डर्स करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज शेयर होल्डर्स। वाई शेयर होल्डर्स? बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम कंपनी का ओनर कहते हैं, और नेचुरली जो भी ओनर होगा वही तो सारे काम करेगा। तो शेयर होल्डर जो होता है ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, और जो ओनर्स होते हैं वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हु इज़ कॉल्ड एज द पेरेंट ऑफ अ कंपनी। पेरेंट कौन है? क्योंकि आपको पता है कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक्चुअल में उसकी बर्थ नहीं हो रही है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद से कंपनी चलती है। तो एक्चुअल में अगर हम पेरेंट की बात करें तो कंपनी का पेरेंट कौन है? या तो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को डायरेक्टर लग सकता है, रजिस्ट्रार भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हम रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं, या प्रमोटर हो सकता है क्योंकि वो एक आइडिया लेके आता है कि हमें किस तरह से कंपनी को स्टार्ट करना है, या शेयर होल्डर हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर बोला कि वो ओनर है, तो जो ओनर होगा वही तो पेरेंट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आप सोचिए क्या होगा? राइट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज प्रमोटर। जो प्रमोटर होता है उसी को पेरेंट कहते हैं। तो इससे आप लर्न भी कर सकते हो, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे भी P हो गया, तो P से भी आपको याद हो सकता है कि प्रमोटर एंड पेरेंट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टर क्यों नहीं होगा? बिकॉज डायरेक्टर जो है अगेन ये कंपनी के ओनर्स नहीं है। सेकेंडली ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन कंपनीज वी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है और जो आपके ओनर्स हैं, या जो कंपनी है और जो वहाँ पे लोग काम करते हैं वो अलग अलग हैं। और आपको ये भी पता है परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, विच मीन्स कि लोग आते जाते रहते हैं और कंपनी चलती रहती है। सो देयरफॉर वील से कि भाई पेरेंट जो है वो यहाँ पर डायरेक्टर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्टर आज कोई है फिर कुछ टाइम बाद कोई दूसरा हो जाएगा। रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, बट ही इज़ नॉट द पेरेंट ऑफ द कंपनी। ओके, दो ही इज़ द वन हु इज़ इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट ही इज़ नॉट द पेरेंट। पेरेंट इज़ द प्रमोटर, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर। तो आपको पार्टनर्स पता है कंपनी के, सॉरी पार्टनरशिप में वी हैव पार्टनर्स, वी हैव पार्टनर बाय एस्टॉपल, देन वी हैव एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। इससे पार्टनर्स होते हैं, उन्हीं में से एक पार्टनर आता है माइनर पार्टनर। तो जो माइनर पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी की बात करी जाती है। लाइबिलिटी का मतलब है कि क्या अगर हमारी फर्म को नुकसान होता है तो ऐसे में जो पर्सनल असेट्स हैं वो क्या माइनर के भी बेचे जाएंगे। तो इसका आंसर है देयर इज़ लिमिटेड। उसकी कोई लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड भी नहीं है, नो लाइबिलिटी भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, इट इज़ लिमिटेड। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर जो है वो किताबें देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे सकता है? येस।
ही हैज़ टू बियर लॉसेस, इस पर बात करेंगे। ही हैज़ द ऑप्शन टू कंटिन्यू विद द फर्म इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मान लीजिए कोई 4 साल का बच्चा है, अभी उसका आपने पार्टनर बना लिया और जब वो मेचॉरिटी पे आ जाता है, दैट मीन्स 18 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद भी वो उसी फर्म का मेंबर बना रहता है, तो ऐसे में वील से दैट दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो वैलिड एंड ही शेयर्स ओनली प्रॉफिट। यही बात सच है। तो एक्चुअल जो बात सही नहीं है, दैट इज़ ही हैज़ टू बियर लॉसेस। तो वो अकेला ऐसा पर्सन है जो कि लॉसेस को बियर करता है, ऐसा नहीं है। माइनर नेवर शेयर्स दी लॉसेस। तो ये आपको याद रखना है, एक माइनर पार्टनर जो होगा वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं हु आर कॉल्ड द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अभी हमने ओनर की बात करी थी। ओनर कौन हो गए? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों है ओनर्स? बिकॉज वो इसमें हमारी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, दे आर फंडिंग इन मनी। ठीक है, वो अपना पैसा लगाते हैं, किसके थ्रू लगाते हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या मिलता है? दे गेट डिविडेंड। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर है। ओनर इसलिए क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है, कंपनी को पैसे देता है, कंपनी रिटर्न में उसको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देती है, जो कि एक तरह का उसके लिए बेनिफिट हो जाता है। और कंपनी में वो किस तरह से पैसा लगाता है? थ्रू दी ऑप्शन ऑफ शेयर्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कॉल्ड। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सारी बातें लिखी होती हैं? तो पार्टनरशिप फर्म की सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है वो जब आप शेयर्स इशू करते हो, एक ब्रोकर से आप खरीदते हो, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नोट यूज़ होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको पता है कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये पार्टनरशिप फर्म से रिलेट नहीं करती। पार्टनरशिप डीड नेचुरली यही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एक अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सारी बातें जो कि पार्टनरशिप से रिलेट हो रही है वो सब हमारी इसमें लिखी होती हैं। नेक्स्ट आता है नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है और जो पर्सन है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर नॉट वन इन द सेम, जो कि सोल प्रोप्राइटर में होता है कि दोनों एक ही माने जाते हैं। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है, नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है, बाकी इन सब में आपके में, इनफैक्ट पार्टनरशिप में भी नहीं होता, वहाँ पे भी आपका जो पार्टनर है और जो सोल प्रोप्राइटर है वो दोनों में ही ऐसा होता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो जाती है, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सो दिस इज़ द राइट आंसर हियर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड, यू हैव डन 8 questions. We are coming on to the 9th question. Identify the document issued by a public company to invite public to subscribe to its shares. ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? अगेन पिछले में भी हमने डॉक्यूमेंट की भी बात करी थी, वो था पार्टनरशिप डीड के बारे में। ओके, पार्टनरशिप डीड हमने यहाँ पे बात करी थी, और यहाँ पे अब हम बता रहे हैं ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक कंपनीज इशू करती हैं पब्लिक को बताने के लिए कि भाई हमारे शेयर्स निकले हुए हैं मार्केट में। तो इसका सही आंसर है प्रोस्पेक्टस। इट इज़ नॉट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वाई नॉट मेमोरेंडम? बिकॉज मेमोरेंडम में तो ये लिखा तो होता है कि कंपनी कितने शेयर्स हैं, कब अलॉट होंगे, सब कुछ वो आपके लिखा होता है, बट देन प्रोस्पेक्टस एक स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जाता है जिससे कि आप लोगों को अवेयर करते हो कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स में आके पैसा लगाइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द लॉ दैट गवर्न्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन सा लॉ गवर्न करता है? द करेक्ट आंसर इज़ हिंदू लॉ। एज ऑफ नाउ इट इज़ हिंदू लॉ। और अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो इस समय न्यूज़ पे बहुत चल रहा है कि एक सिविल लॉ आएगा, एक सिविल लॉ बनाया जाएगा जिसमें कि सारे लॉज जो हैं वो सारे इसी में इनकम पास हो जाएंगे, और यही चलेगा जो कि HUF को भी गाइड करेगा। बट एज ऑफ नाउ अभी ये फंक्शन में नहीं आया है। सो आ करेक्ट आंसर हियर इज़ हिंदू लॉ। सो हिंदू लॉ गवर्न्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपको पता होना चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है और 3 सक्सेसिव जनरेशन्स तक वो बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ दया भागा एंड मिताक्षरा। ओके, सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, सम पीपल, अब यहाँ पे थोड़ा सा केस आ गया, सम पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट विच इज़ गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल 1 man 1 vote। तो ये कोई एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जिसमें कि एक प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत को लेके चलते हैं जिसमें कि एक आदमी के साथ में एक वोट होगा, मतलब हर कोई वोट कर सकता है और हर पर्सन पे एक वोटिंग राइट है।
ओके। सो इन दिस बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, अब किसी ने ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया तो भी उस पर एक ही वोट है, किसी ने कम पैसा कंट्रीब्यूट करा है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो भी उसके पास एक ही वोट है। नेम द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता है पार्टनरशिप में कोई भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे कि हम कोई आपको वोटिंग राइट देते हैं। HUF में भी नहीं है। HUF में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो जो करता होता है उसकी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो सिंगल ओनर है, तो ये आंसर भी आपका नहीं मैच करेगा। द करेक्ट आंसर हियर इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो आपके मेंबर्स बनते हैं और सारे ही मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो टीम बनती है, जो सारे काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सर्विस मोटिव होता है, वो मेन सर्विस के लिए काम करते हैं, या उनका जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिन लोगों ने मिलकर वो बनाया है कोऑपरेटिव, उनका ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसे अचीव करने के लिए वो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आता है प्रमोशन, फिर आता है इनकॉर्पोरेशन, फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर आता है कमेंसमेंट। ओके, प्रमोशन में आ जाता है कि जो प्रमोटर है वो एक आइडिया जनरेशन करता है कि भाई क्या चीज़ बनानी है, क्या करना है। वो फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है, सारी तरह की इसमें एनालिसिस होती हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, हर चीज़ को देखते हैं भाई क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, सबको प्लान आउट करता है। तो प्रमोशन जो है वो आपकी काफ़ी कुछ अरेंजिंग और प्लानिंग से रिलेटेड वाली स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि आप सारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कराते हो, आपकी कंपनी जो है वो बर्थ होती है उसकी। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, वो शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज को फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें आप सेबी से रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपका जो अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे किया जाता है। अंडरराइटर्स को आप बुक करते हो। एंड लास्ट इज कमेंसमेंट, जिसमें कि आप बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होते हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं वो यहाँ पे सबमिट किए जाते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेजेस हैं, सीक्वेंस पूछा जा रहा है। देखिए लिखे सब में सेम ही है, तो स्टेजेस जो सबसे सही है दैट इज़ प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट। तो 12th का सही आंसर है सी। अब ये जो हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे हमें जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो रहा है, प्लस वी आर गेटिंग टू नो हाउ अ क्वेश्चन कैन बी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे देखा इस तरह से भी आ सकते हैं। तो MCQ जब भी आप समझते हैं उससे आपको चैप्टर भी क्लियर होता है और आपको ऑप्शंस की वजह से आपको क्लियर हो जाता है कि ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ये ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, तो अच्छा ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार हो गया। विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आप आके हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाइए। सो दिस डॉक्यूमेंट इज नन अदर देन प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करते हो कि हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाइए। चलिए केस स्टडी आ जाती है। मिसेज रानी रॉय इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। रानी रॉय एक लेडी है जो कि अपनी कंपनी के फॉर्मेशन में लगी रहती हैं। शी मेनली इन्वॉल्व्स हरसेल्फ इन कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया। वो क्या सोच रही हैं कि कैसे क्या काम करें, क्या आइडिया हो, क्या बिजनेस करना चाहिए, एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म द कंपनी। ठीक है, कंपनी को फॉर्म कर रही है और कंसीव कर रही है। कंसीव मतलब सोच रही है कि क्या करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से कौन सा काम होना चाहिए, सो दैट अ प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉयट। एक्सप्लॉयट मतलब यहाँ पे बर्बाद करना नहीं है, बट प्रॉपर यूसेज की बात हो रही है। कैन बी यूजन टू एक्सप्लॉयट द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यूज़ करने के लिए ऐसा कौन सा आइडिया निकाला जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए, इनिशिएटिव किया जाए, किस चीज़ का फॉर्म खोला जाए जिससे कि हम मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सके। तो आपसे स्टेज पूछी जा रही है। अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस करी थी स्टेजेस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट। तो ये जो स्टेज है कंसीविंग ऑफ बिजनेस आइडिया, जहाँ पे आप पढ़ो दैट मीन्स ये प्रमोशन की बात हो रही है। तो प्रमोशन का पहला स्टेज ही ये आती है कंसीविंग ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स आप आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या काम करना है। उसके बाद वंस यू आर श्योर कि ये आपका आइडिया जनरेशन हो गया, देन यू गो फॉर द फीजिबिलिटी एनालिसिस। फीजिबिलिटी इज़ कि उसे चेक करना कि क्या वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए इसका हमने करेक्ट आंसर देख ही लिया। वी गॉट टू नो द करेक्ट आंसर हेयर इज दैट प्रमोशन। फिर आता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्या वो बाइंडिंग ऑन द कंपनी है या बाइंडिंग ऑन द कंपनी इफ़ रैटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के फॉर्म होने से पहले जो आपके खर्चे हुए वो सब। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों है? बिकॉज ये तब बाइंड होते हैं अगर आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद ये चीज़ें प्रूव हो जाते हैं कि हाँ ये खर्चे आपने किए थे।
तो ये सारे खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको सॉल्व करके बताना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, आप इसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समीर इज़ अ फ्रेंड ऑफ रोहन। ओके, सो वी हैव रोहन और रोहन का फ्रेंड है समीर। ठीक है, समीर इज़ अ पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। ये जो समीर है ये ऑलरेडी एक फर्म है, उसका ये बंदा मेंबर है। फिर ऑन रोहन्स रिक्वेस्ट, रोहन ने ऐसे रिक्वेस्ट करी समीर को, समीर accompanies him to a business meeting with Dinesh Software and Rohan actively participates in the negotiation process for the business deal and gives the impression that he is also a partner in simplified solution। तो ये समीर की फर्म है जिसमें कि वो मेंबर है और इस फर्म का नाम है, ओके ये आप देख सकते हो, समीर जो पार्टनर है सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस में, ये इसमें मेंबर है। समीर का जो दोस्त है वो रोहन है। अब रोहन ने रिक्वेस्ट करी तो क्या किया, समीर अकम्पनीड हिम टू अ बिजनेस मीटिंग। तो समीर ने क्या किया, समीर ने रोहन की रिक्वेस्ट पे एक नई जगह पे ये लोग गए, दैट इज़ दिनेश सॉफ्टवेयर। ओके, दिनेश सॉफ्टवेयर में ये लोग गए। सो दिनेश सॉफ्टवेयर एंड रोहन एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर द बिजनेस डील एंड गिव्स द इंप्रेशन दैट ही इज़ ऑल्सो पार्टनर इन सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। तो ये दोनों मिलके एक नई थर्ड फर्म के पास गए और रोहन ने ये दिखाया कि भाई मैं भी इसी फर्म का मेंबर हूँ। एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में कौन है, समीर इज़ अ मेंबर, बट रोहन सिर्फ इसका फ्रेंड है। बट ये दोनों मिलके जो है एक और थर्ड पार्टी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे रोहन ऐसा डिस्प्ले करता है दैट ही इज़ अ मेंबर। ओके, या देखिए, रोहन एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर बिजनेस डील एंड गिव्स द इंप्रेशन दैट ही इज़ अ पार्टनर इन अ सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। आपसे पूछा गया ये कौन से टाइप का पार्टनर, क्या वो नॉमिनल है, स्लीपिंग है, एस्टॉपल है या एक्टिव है। इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 17वां और देख लेते हैं। वी आर कमिंग ऑन टू द 17th। वेल डन दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज टिल नाउ। सो रुद्रा लिमिटेड, अगेन एक केस स्टडी आती है। रुद्रा लिमिटेड इज़ अ वेल नोन कंपनी इन द इंडस्ट्री टू विच इट बिलोंग्स। एक अच्छी इंडस्ट्री की एक अच्छी कंपनी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन वॉज प्रिपेयर्ड। जब कंपनी बन रही थी उस समय एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था। द मेन फीचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ दैट एनी एक्ट बियॉन्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनी एक्ट बियॉन्ड इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड एंड कैनॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय एन अनएनिमस वोट ऑफ द मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया, रुद्रा लिमिटेड ने कंपनी स्टार्ट हुई और इस कंपनी के स्टार्ट होने पे एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था। देन वन डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड, जिस डॉक्यूमेंट का फीचर बता रहे हैं आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे, दे आर टेलिंग यू कि एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का एक फ़ीचर है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का फ़ीचर क्या है कि अगर इस डॉक्यूमेंट में लिखा जो कुछ भी है उससे आप बाहर गए, मतलब अगर आपने उसे नहीं माना और अपनी मनमर्जी करी तो वो बात नहीं मानी जाएगी, वो चाहे कोई भी बंदा होगा उसकी बात को नहीं माना जाएगा। दिस मीन्स कौन सा डॉक्यूमेंट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आपको फॉलो ही करना पड़ता है रिलीजियसली। वट एवर इज़ रिटन यू नीड टू फॉलो द सेम, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू विच क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम डिफाइंस पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है और इसमें ही आपके अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। कि मान लीजिए ये एक MOA है तो इसमें सारे आपके क्लॉजेज मेंशन होंगे। अब इन चारों में से एक क्लॉज है जिसमें कि पावर और लिमिटेशंस होते हैं। ओके, लाइबिलिटी नहीं लिखा है, लिमिटेशंस, सो दिस इज नन अदर देन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक शेयर होल्डर, मान लो ये एक शेयर होल्डर है, ये कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। शेयर का मतलब क्या होता है, एक पार्ट होता है, पूरी कंपनी का जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उसमें से एक पार्ट में, ठीक है, इसने पैसा लगाया, मान लो इसने 100 रुपये लगाए और कंपनी को 100 करोड़ रुपए मिले हैं तो इसके सिर्फ इसमें 100 रुपये हैं। ठीक है, सो ही इज़ जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन वन शेयर, या मतलब उसने 2 शेयर खरीदे तो वो 200 रुपये का उसने टोटल 200 रुपये उसने इन्वेस्ट करे हुए हैं कंपनी में। तो ये सिर्फ एक पार्ट में इन्वेस्ट करता है और ये जो 2 शेयर हैं इस पर ही विल बी गेटिंग डिविडेंड। तो एक शेयर पे जितना डिविडेंड बनता है या 2 शेयर से मिला के जो डिविडेंड बनेगा दैट इज़ द रिटर्न ही इज़ गेटिंग राइट नाउ। और बाकी पैसा जो शेयर का है ही विल बी गेटिंग व्हेन द कंपनी इज़ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी शेयर्स वालों को आखिरी में पैसा मिलता है। अब पूछा जा रहा है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ईच वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड। तो इन सारे यूनिट्स को क्या बोलते हैं, ये जैसे 100 रुपए के बहुत सारे शेयर्स आ गए, इन सबको हम शेयर बोलते हैं। चलिए एक लास्ट को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी। किस में कंटिन्यूटी होती है, दैट इज़ कंपनी। कंपनी में ऑप्शन है कि आपकी जो कंपनी है वो कंटिन्यू रहती है, दैट इज़ परपेचुअल
सक्सेशन, ये हमने पढ़ा था अभी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती रहेगी, चाहे बाकी चीज़ें आपकी बंद हो जाएं, लोग आ रहे हो जा रहे हो, कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो कंटिन्यूटी जो है वो कंपनी का फीचर है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिस हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द प्रमोटर विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। अगर एक प्रमोटर है, कंपनी का भी प्रॉपर्ली काम पूरा नहीं हुआ है, बट उससे पहले आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोस्पेक्टस, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हम इन्हें कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। टेक केयर।